Okay, let's go ahead. See, आपने कभी ये स्टेटमेंट लिखा है क्या? I reached office on time. ऑन टाइम। और एक स्टेटमेंट होता है आई रीच्ड ऑफिस इन टाइम। पता है क्या ये दोनों, क्या डिफरेंस है दोनों में? कोई भी बोलना चाहेगा, गेस करना चाहेगा? गलती हो कोई बात नहीं, प्लीज स्पीक अप। एक टाइम पर पहुंचना वेरी नाइस। और एक टाइम में पहुंचना। टाइम है मतलब विद इन टाइम, थोड़ा पहले पहुंच जाना, ठीक है। यस, हाँ। ऑन टाइम का है, मान लो 9 बजे मुझे पंच करना है अपना कार्ड अपने ऑफिस में, और एकदम 9 बजे ही पहुंचे हैं, 8:59 में। ऐसा थोड़ा भी लेट करते तो दिक्कत हो जाता है। इसको कहते हैं ऑन टाइम, बिल्कुल समय पे पहुंचना, ना पहले ना बाद। और इन टाइम है आराम से 8:45 में पहुंच गए, थोड़ा बाथरूम गए, पानी वानी पी लिया, उसके बाद आराम से हम बैठे अपने ऑफिस में, पंच वंच भी आराम से कर लिया, ठीक है। तो इन टाइम का मतलब होता है कि देयर इज टाइम लेफ्ट, और ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में सेंस है ऑन शब्द में, और इन का मतलब पता ही है, हम पहले ही पहुंच गए। तो ऐसे ही फंक्शंस को क्लासिफाई किया जाता है दो टाइप्स में, ठीक है। एक फंक्शन का एक नया क्लासिफिकेशन है, ठीक है। देखो, फंक्शन के दो क्लासिफिकेशन है, नए टाइप का क्लासिफिकेशन है। पहले हम और टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, याद है? नहीं, वो रिलेशन का था, मेन इवन वाला, उसको छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। इसको ध्यान रखो, फंक्शंस का दो क्लासिफिकेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं। एक है ऑन टू और एक है इन टू। कैसे किसी फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहा जाता है और कैसे किसी फंक्शन को इन टू फंक्शन कहा जाता है, ये देखते हैं। ये ए है सेट ए और ये है सेट बी। सेट ए से बी में एक फंक्शन का रिलेशनशिप है, ठीक है। इतना तो हम लोग को पता चल गया अब तक डिपेक्ट करना। यस सर। गुड। तो इसमें कुछ रहते हैं x1, x2, x3, x4, x5 एक्सेट्रा। उसी तरह इसमें कुछ सेट्स हैं y1, y2, y3, y4, y5 ऐसे। मान लो ये सारा नंबर जो है सब रियल नंबर है, और ये सारा नंबर भी रियल नंबर है। तो इस फंक्शन को कैसे लिखा जाता है? इसको ऐसे लिखा जाता है, फंक्शन इज सच दैट मैप्स फ्रॉम R टू, ठीक है। इसको पढ़ते हैं एफ मैप्स। मैप्स फ्रॉम मतलब रिलेट्स, ठीक है। मैप्स फ्रॉम R टू R। पहले R जो लिखा जाता है आपको बताया था, पहला सेट ए है। सेट ए को क्या कहते हैं? डोमेन। डोमेन, वेरी गुड। और इसको, इसका कोडोमेन। कोडोमेन या रेंज। हाँ, वेरी। अगर फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हम यूजुअली रेंज कहते हैं। तो ये पहला जो R लिखा हुआ होता है ये डोमेन होता है, और ये जो दूसरा होता है ये रेंज होता है। शुरू में मैंने रेंज निकालने के लिए इसलिए नहीं सिखाया है क्योंकि फंक्शंस के बारे में जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं हो जाएगा तब तक रेंज निकालने में थोड़ा सा तकलीफ होता है। बस इसमें कभी कभी थोड़ा सा कैलकुलस भी यूज़ किया जाता है। तो शुरू में सिर्फ मैंने जानबूझ के सिर्फ डोमेन निकालने के लिए बोला है। सो डोंट वरी, हम लोग रेंज निकालना थोड़े टाइम बाद सीखेंगे। तो ऐसे डिपिक्ट किया जाता है फंक्शन। तो एक फंक्शन को ऑन टू फंक्शन तब कहा जाता है, एक फंक्शन को ऑन टू फंक्शन तब कहा जाता है जब b का, पहले आप b को देखो, ठीक है ना। b को देखना है, b का हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग इधर एक ना एक एलिमेंट है। मतलब ये इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं वो वैल्यू कभी ना कभी इस फंक्शन की होती हैं। ऑल y values are assumed or taken up by this function, ठीक है। समझ लो मेरी बात। अगर हर वैल्यू कभी ना कभी फंक्शन की होती है, इस फंक्शन का बाबू एक ग्राफ होगा, ठीक है ना, y होगा और x होगा, ठीक है। तो y, ये जो पूरी वैल्यूज है रियल नंबर इसी लाइन पे रहेगा, सारा का सारा y। तो ये सारा का सारा y आना चाहिए, ठीक है। तभी इसके गिवन डोमेन और जिस
रेंज में उसको पूछा जा रहा है, तभी डिसाइड किया जा सकता है कि वो ऑन टू है कि इन टू है। और अगर एक भी वैल्यू इसमें से ऐसा है जो फंक्शन का कभी नहीं आता है, ठीक है, एक भी फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू ऐसी है जो कभी नहीं आती है, तो ये फंक्शन किस टाइप का कहा जाएगा? इनटू। into, हाँ, हमेशा अगर वैल्यूज आती हैं तो ऑन टू, एग्जैक्ट जैसा टाइम वाले में हुआ था। और इनटू मतलब कुछ ना कुछ इसमें एक्स्ट्रा है जो वैल्यू कभी नहीं आता, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, याद रखना है आपको। इनटू में कुछ एक्स्ट्रा टाइम था ना, इन शब्द में इन टाइम जब पहुंचते थे तो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास बचता था, उसी तरह इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बचेंगे। जैसे देखो मैं दो ग्राफ बनाता हूँ, मान लो कोई बच्चा जो है वो एक फंक्शन देखना चाहता है रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले तुम ये ध्यान दो कि किस रेंज में उसको देखने के लिए कहा जा रहा है। देखो x की वैल्यूज पूरी रियल नंबर्स में और y की वैल्यूज भी पूरी रियल नंबर्स में, ठीक है। अब देखो जरा मैं दो ग्राफ बनाता हूँ, याद रहे आपको हमेशा y वैल्यूज देखना है जब आप ऑन टू और इन टू डिसाइड कर रहे हैं। ऑन टू और इन टू में आप y वैल्यूज देखेंगे, x वैल्यूज नहीं। अब ये y x है तो सिर्फ इसी वैल्यू को देखना है आपको, x को नहीं देखना। अब एक ग्राफ मैंने बना दिया y इक्वल्स टू x का, y इक्वल्स टू x का ग्राफ बना दिया, और एक दूसरा ग्राफ बना दिया y इक्वल्स टू मॉड x का। पिछले क्लास में बनाया था ये, ठीक है। अब देखो अगर आपको ये डिसाइड इस रेंज में डिसाइड करने के लिए कहा जा रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर, तो y में देखो क्या दिया हुआ है, y में आप ध्यान देंगे, आपको y की तरफ देखना है, y में रियल नंबर दिया हुआ है। अब आपको चेक करना है क्या सारे रियल नंबर्स फंक्शन की वैल्यू आते हैं, तो पहले फंक्शन को चेक करो, ये देखो सारे रियल नंबर आ रहे हैं। देखो कोई भी यस सर, हाँ कोई भी नंबर उठा लो वो आए, सारे आ रहे हैं। हाँ, तो ये एक ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल है। एक भी इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो कभी फंक्शन में नहीं आता हो, ठीक है। ऑन टू फंक्शन हो गया ये, याद रहे इसका संबंध इस रेंज से दिया हुआ होता है, ठीक है। अब इधर आओ दूसरे में, जरा रियल नंबर में चेक करो, देखो तो ये तो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स वैल्यू कभी ना कभी आएगा, लेकिन नेगेटिव वाला आ रहा है क्या? नो सर, नहीं आ रहा है, तो ये किस टाइप का फंक्शन हो जाएगा? इनटू। बहुत बढ़िया, तो बस यही देखना है और कुछ नहीं। और याद रहे ये देखना जरूरी है कि किस जगह पे वो पूछ रहा है। मान लो ये पूछता है वो फंक्शन मैप्स फ्रॉम रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, तब ये ऑन टू होता कि इनटू होता? इनटू। देखो पॉजिटिव रियल नंबर्स चेक करने के लिए क्या कह रहा है, मतलब y में देखो आप कि वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स वो वैल्यूज ले रहा है कि नहीं। तो देखो तो जरा सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स वैल्यू है? यस सर। समझ रहे हो हर्ष? यस सर। हाँ, तो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स तो हैं वैल्यू में, तो ये किस टाइप का फंक्शन हो जाएगा? ऑन टू। लेकिन ऑन टू कब हुआ? ऑन टू तब हुआ जब आपने वो डिफाइन कर दिया, रेंज को डिफाइन कर दिया पॉजिटिव रियल नंबर। तो इस पे इस डिपिक्शन पे, इस रिप्रेजेंटेशन पे आपको खासा ध्यान देना है कि वो किस रेंज में मेरे से पूछ रहा है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लो ये लाइन, ज़रा सा लिखने से कुछ कुछ चीज़ें याद रहती हैं। लिख लो अपनी कॉपी में, कॉपी लेके बैठे हो तो ये लिख लो, ओवर a defined कोडोमेन और ब्रैकेट में इसी को रेंज लिख लो। ओवर अ डिफाइंड कोडोमेन, डिफाइंड क्यों? क्योंकि आपको चेक करना है कि रियल नंबर दिया है कि पॉजिटिव रियल नंबर में पूछ रहा है कि नेगेटिव रियल नंबर में पूछ रहा है कि इंटीजर में पूछ रहा है, इस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए डिफाइंड शब्द का यूज़ किया गया है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करोगे, अंडरलाइन करोगे। Over a defined codomain or range, an onto function has a codomain of which every element
देखो every element has at least one image in domain set। ये डेफिनेशन क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, हाँ, कोडोमेन का पहचान है, ठीक है। कोडोमेन से ही पता चलता है। एक फंक्शन ऑन टू फंक्शन तब होगा जब उसके कोडोमेन का एवरी एलिमेंट हैज एटलीस्ट वन इमेज इन द डोमेन सेट, ठीक है। मतलब ये कोडोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया, इसका हर एलिमेंट का एक इमेज इस सेट में होना चाहिए। एक भी इसमें एलिमेंट ऐसा नहीं हो जिसका इसमें इमेज आपको नहीं मिले। हर किसी का इमेज होना चाहिए। इसको इमेज कहते हैं। इसका इमेज इधर, इसका इमेज इधर, ठीक है। बस टर्मिनोलॉजी है, सिंपल इंग्लिश और कुछ नहीं। हर चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस भाषा है ये। इमेज शब्द जो है वो बस भाषा है, इसलिए मैंने अलग से नहीं पढ़ाया कभी। तो ये बात अच्छी लगी, समझ में आया ऑन टू इनटू फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। Yes, sir. ठीक है, ये सब्सिडियरी टॉपिक है, सबसे कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन जानना चाहिए, कहीं पूछ ही दिया तो। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो तो ज़रा क्वेश्चन को आराम से 2 बार पढ़ो। क्वेश्चन को प्लीज़ मेरे सामने 2 बार पढ़ो। शो दैट इफ फंक्शन मैप्स फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो पहला चीज़ यहीं से आपको डिफाइंड हो गया कि आपको देखना कौन से एरिया, पूरे रियल नंबर में देखना है आपको, ठीक है। वेयर एफ एक्स साइन एक्स, फंक्शन दिया हुआ है क्या, साइन एक्स। Sign. कह रहा है कि फंक्शन को प्रूफ कीजिए कि वो किस टाइप का फंक्शन है। बोलो इनटू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स और इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन डोमेन और कोड का दिया हुआ है R2 R. तो हाँ, आप कोडोमेन को देखो, उसके रेंज को देखो। ये कह रहा है रियल नंबर, तो आप अपने दिमाग की घड़ी को ऑन करो और पूछो कि क्या सारे रियल नंबर इसके वैल्यूज हो सकते हैं। देखो जरा साइन एक्स का करो, सारा रियल नंबर वैल्यू है साइन एक्स का। No, sir. no sir, -1 से 1 ही तक तो है, और कहाँ ना ऊपर Yes, sir. वैल्यू है ना नीचे कोई वैल्यू। तो कितना क्लियरली ये एक इनटू फंक्शन है, डूब जा रहा है पूरे रियल नंबर में, है ना। Yes, sir. तो बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये आप खुद से बनाना और मुझे बताना नहीं आएगा तो। देखो पहले ध्यान से डेफिनेशन पढ़ना चाहिए फंक्शन का। अलग अलग तरीका है लिखने का, पर बहुत आसान होती है ये चीज़ें। देखो इफ़ ए, अल्फ़ाबेट किसको लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, सेट्स को, ठीक है। ये सेट ए है और सेट ए बराबर है सेट बी के, और वो सेट क्या है, देखो ये लिखा हुआ है। सेट को हमेशा मिडिल ब्रैकेट्स में डिफाइन करते हैं वो लोग, ठीक है। तो सेट है x के बराबर। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, सी दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखो क्या लिखा हुआ है, a बराबर है b के। पहले तो ये याद रखो, ये a b हैं क्या, a b सेट्स हैं, सेट ऑफ नंबर्स। अब उन नंबर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। दीज नंबर्स आर एलिमेंट x, ठीक है। याद होगा, इसको एक एक एलिमेंट को लिखने के लिए यूज किया जाता था, मिडिल ब्रैकेट्स को, याद है। हाँ. वेरी गुड। तो x है, अब x के बारे में बताया हुआ है कि सच दैट x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, a -1 से 1 के बीच में x होगा. हाँ, a एक ऐसा सेट है और b एक ऐसा सेट है, और ये दोनों सेट बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। एक काम करते हैं, हम उस आइडेंटिकल होने की चीज़ को थोड़ा इससे दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया सी बी, ये देखो दोनों आइडेंटिकल सेट्स हो गए। होगा. इसका हर एलिमेंट x -1 से 1 के बीच में, और इसका भी हर एलिमेंट x -1 से 1 के बीच में। अब समझने के लिए तुम चाहो तो इसको y भी
लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ध्यान रहे यहाँ इक्वलिटी का भी साइन है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाया है। देखो एक एक चीज समझते चलो, बहुत आसान है मैथ्स। मैच द फॉलोइंग, y इक्वल्स टू mod x के बारे में पूछ रहा है, अभी मैंने डिस्कस किया था। तुम देखो ये पूछ रहा है -1 से 1 के बीच में, मतलब आपको देखना है x को भी -1 से 1 के बीच में। x को तो दिखते ही नहीं है इनफैक्ट, बट फिर भी ध्यान दो। और y को भी कहाँ से कहाँ देखना है, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा ग्राफ और ये ऐसा ग्राफ। mod x का तो ऐसा ही रहता है ग्राफ, याद होगा, हाँ। ठीक है। तो ये हो गया y इक्वल्स टू mod x का कर्व। अब आप देखो जरा, जज करो क्या ये ऑन टू फंक्शन है या इनटू फंक्शन है, तुम ये लोग बताओ। इनटू फंक्शन है। इनटू क्यों? क्योंकि y की ये वाली वैल्यूज तो कोई x ले ही नहीं रहा है ना, हाँ। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इनटू इनटू फंक्शन। ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का mod x का ऑन टू और इनटू में मैच जो है वो 2 हो जाएगा। लेकिन और कुछ कह रहा है वो देखने के लिए, मेनी 1 है कि 1 1 है। मेनी 1 1 1 क्या होता है, मेनी इधर लिख लिया करो और 1 इधर लिख लिया करो, मतलब मेनी टू 1, एक से ज्यादा x के लिए सिंगल y आ रहा है, ऐसा हो रहा है क्या, देखो तो। हाँ। हाँ, एक सिंगल y के लिए मल्टीपल 2x है। हाँ, तो ये मेनी 1 फंक्शन है, 1 1 नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसके अलावा इसको आप मेनी 1 से भी मैच कर दें, तो a का आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 दोनों, ठीक है। याद रखना ये बात। उसी तरह b और c भी बनाना है। b क्या है, b ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, पिछले क्लास में बताया है, आप उसको देखो ध्यान से उसको ग्राफ रिवाइज करो, आराम से बन जाए। तो ये ऑन टू इनटू फंक्शन होता है, इसमें और कुछ भी थ्योरी नहीं है, ये बहुत आसान होते हैं। डेफिनेशन पता होना अभी के लिए, शुरुआत के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और भी बाद में कुछ होंगे, बट वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। अब हम लोग थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ये क्या होता है, ठीक है। होता क्या है, कभी कभी बहुत मिलता जुलता ग्राफ बनाना होता है, जैसे कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का पता होता है बच्चे, ठीक है, कि भाई पैराबोला होता है, ऐसा होता है पैराबोला, पता चल गया होगा अब तक, है ना, बोलो। हाँ। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, -1 पे भी 1 होगा, 1 पे भी 1 होगा, 2 पे भी 4 होगा और -2 पे भी 4 होगा। तो इस तरह का पैराबोला होता है। अब मान लो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, या y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 है। देखो क्या क्या किया गया है, यहाँ पे फंक्शन में 1 जोड़ दिया गया है, यहाँ पे फंक्शन में 1 घटा दिया गया है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट x में ही 1 जोड़ दिया गया है, मतलब बेसिक इनपुट ही चेंज हो गया, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट x में ही -1 कर दिया गया है, ठीक है। तो लग नहीं रहा है कि ओरिजिन सब फंक्शंस का यही है, इन्हीं को थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है, बताओ। हाँ। है ना, तो ऐसे मिलते जुलते कर्व्स को बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व्स की थ्योरी बनाई गई है, कि आप आराम से बना सकें, ठीक है। तो जिनको ये पता होता है वो इसकी मदद से ये सारे ग्राफ विद इन अ सेकेंड बना सकते हैं, इसीलिए ये थ्योरी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो हम एक एक करके देखेंगे, बहुत 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 आसान है, आराम से आ जाएगा, ठीक है। बट इसमें 6-7 वेरिएशन है, वो अच्छे से आप कॉपी पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। उसके बाद आप उसको रिवाइज करो 1-2 बार, फिर वो कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा, इतना यूज होगा कि कभी आप भूल ही नहीं सकते उसको। चलो देखो, हम लोग देखते हैं क्या होता है, वैल्यूज में क्या असर पड़ता है। यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। याद रहे, ध्यान से देखो,
x में चेंज नहीं किया गया है, इस पूरे फंक्शन में ही क्या किया गया है, 1 ऐड कर दिया गया है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना जरा। वॉइस क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें x में कोई चेंज किया गया है, ये बात ध्यान देना। पूरी चीज में ही 1 क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है ना? तो इसमें क्या असर पड़ता है फंक्शन में 1 जोड़ देने में? देखो बनाते हैं हम लोग। ये हो गया y x, हो गया y और x। ठीक है, यहाँ x बराबर 0 तो 0 पे 0 होगा, x बराबर 1 पे 1 होगा, यस x सर। बराबर 2 पे ये 4 हो जाएगा। 4 होगा। हाँ, इधर भी -1 पे 1 और -2 पे 4, सिमेट्रिक एकदम कर्व हो जाएगा। ठीक है, इस पैराबोला को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे स्मूथ होता है, शार्प मत बना लेना, बहुत स्मूथ होता है कर्व। यहाँ पे देखो जरा क्या होता है। मान लो यहाँ पे x बराबर 0 डाला, इसमें x बराबर 0 डाल दोगे तो y कितना आएगा, 1। 1। x अगर 1 डाल दोगे या -1 डाल दोगे तो 2 डाल दोगे या -2 डाल दोगे तो भी 5। 2 to 4 + 1 5। देखो ना, एक एक वैल्यू शिफ्ट हो गया ऊपर, दिख रहा है। यस सर। 4 का देखो 5 हो गया, 1 का देखो 2 हो गया, यहाँ पे 4 का 5। तो फंक्शन में कुछ ऐड करना और सिमिलरली अगर घटाओगे तो यहाँ पे वैल्यू घट जाएगी। तो फंक्शन में कुछ ऐड करना, मान लो y = fx का ग्राफ आपको पता है, तो आप इससे y = fx ± a ऊपर नीचे अगर कुछ जोड़ दिया जाए फंक्शन में तो उसका ग्राफ आप बहुत आराम से ड्रॉ कर सकते हो। इसका इफेक्ट क्या होता है प्लस माइनस करने का, शिफ्टिंग इन y वैल्यूज। कर्व जो है ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है, अगर प्लस करेंगे तो ऊपर और माइनस करेंगे तो नीचे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पैराबोला बिल्कुल यही का यही कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये पूरा का पूरा पैराबोला जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है हमेशा? यस सर। ठीक है, तो ये बहुत आसान चीज़ है प्लस माइनस करना। जैसे कि मान लो y = sin x का कर्व आपको ड्रॉ करने आ गया होगा। ठीक है, sin x का कर्व होता है -1 से 1 के बीच में, और ये ठीक है 360 डिग्री इधर बना रहे हैं। ऐसा हो गया y = sin x का कर्व। अगर कोई बच्चा y = sin x फंक्शन में, x में नहीं पूरे फंक्शन में ही मान लो एक नया -1 कर दे या -4 कर दे, तो होगा क्या पता है, ये फंक्शन 4 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा हर पॉइंट। ये 0 है तो ये कहाँ चला जाएगा, -4 पे। ये 1 है तो ये चला आएगा -3 पे। ठीक है, और ये -1 जहाँ पे हो रहा है फंक्शन, वहाँ पे कहाँ चला आएगा, ये -5।
पूरा का पूरा कर्व 4 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाता है और इसका नया ग्राफ कैसा बन जाएगा, देखो ऐसा। समझ में आ रहा है बात? हाँ 4 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया। तो फंक्शन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का यही इफेक्ट होता है, ठीक है। देखते हैं कोई क्वेश्चन है कि नहीं इस पर। देखो ये क्वेश्चन देखो, ट्रांसफॉर्म द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक यूनिट किधर चला जाएगा, ऊपर, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 कहाँ चलाएगा, एक यूनिट, ओह सॉरी नीचे। एक यूनिट नीचे चलाएगा। तो कैसा दिखेगा, ये एक यूनिट ऊपर गया था तो ऐसा दिखेगा, और एक यूनिट नीचे आ जाएगा तो कैसा दिखेगा। शेप में कोई असर नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? हाँ देखो एक यूनिट नीचे, नो चेंज इन शेप। फंक्शन में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो इसमें आप लिख लोगे यहाँ पे नो चेंज शेप, बस शिफ्टिंग होता है, ये शिफ्टिंग होता है इसमें, और कुछ नहीं। अब देखो जरा एक चीज, मान लो y इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं, और सुनो जो भी कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो हर ग्राफ के लिए वैलिड है, बस फंक्शन अलग अलग ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे ग्राफ पे वैलिड नहीं हो, ठीक है। y इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ आपको अच्छे से पता है, ये ऐसा वी शेप का होता है y x। अगर कोई इसमें प्लस माइनस 1 नहीं करके, ये शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग अलोंग y एक्सिस, ठीक है ना बच्चे। इस बार फंक्शन में चेंज नहीं करके, फंक्शन में कोई चेंज नहीं किया गया, इस बार आर्ग्यूमेंट में ही चेंज कर दिया गया। x के जगह पे x प्लस कर दिया गया और x माइनस 1 कर दिया गया। देखो क्या असर पड़ेगा ग्राफ पर। जब आप x वैल्यूज लोगे तो मॉड x क्या देगा और मॉड x प्लस 1 क्या देगा, हम जरा सा देखते हैं ताकि ग्राफ प्लॉट कर सकें। स्ट्रेट लाइन इसलिए लिया है क्योंकि देखना काफ़ी आसान होता है, बाकी फॉलो हर कर्व करेगा इसी रूल को। जब x 0 है तो y बराबर मॉड x कितना हो जाएगा बाबू, 1। वाह, अंदर नहीं 0 0 0 0, ये कितना हो जाएगा 1 1। अगर यहाँ -1 डाल दें तो ये कितना हो जाएगा 1 1, और ये 2 0 0 1 डाल देंगे तो ये 1 रहेगा, 1 ये हो जाएगा 2 ठीक है। तुम देखो जरा ध्यान से, देखना ग्राफ बनाते हैं क्या होता है। जब ये तो इसको बनाने की जरूरत है नहीं, वो तो ऑलरेडी बन रखा है। हम बनाते हैं इसको मॉड x प्लस 1। x प्लस 1 0 पे 1 दे रहा है, ये 0 पे 1 दे रहा है, 1 पे 0 दे रहा है, 1 पे 0 दे रहा है, 0 पे 1 दे रहा है, 1 पे 2 दे रहा है। वाह, 1 पे कितना दे रहा है, ओह सॉरी मैं लिख रहा हूँ उल्टा पुल्टा प्लॉट, वेट। ये मॉड एक्स का कर्व हो गया। अब हम बनाएंगे मॉड एक्स प्लस 1। तो x बराबर 0 पे मॉड एक्स प्लस 1 कितना दे रहा है 1, 0, 1। x बराबर -1 पे y हो रहा है 0, x बराबर -1 पे y हो जा रहा है 0। तो एक पॉइंट ये हो गया a, एक पॉइंट ये हो गया b, यहाँ से गुजरेगा। और 1 पे हो रहा है 2, 1 पे हो रहा है ये वैल्यू 2, 1,2। देखो ये कैसा आ रहा है ग्राफ, इधर प्लॉट करोगे तो ऐसे आ जाएगा। y एक्सिस में शिफ्ट हुआ है क्या कर्व,
एक्स एक्सिस में हुआ है क्या शिफ्ट? यस सर। देखो एक्स एक्सिस में 1 पीछे चला गया है, ध्यान दो, दिख रहा है? हाँ हाँ देखिए आराम से, ये बगल में शिफ्टिंग हुआ है इतना, और ये वाला ग्राफ आपका बगल में शिफ्ट होके आ गया है। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा? दूसरे ग्राफ भी बनाओगे तो ऐसे ही आएगा। जब भी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में, मान लो साइन एक्स है, एक्स को एक्स में जहाँ छेड़छाड़ किया, मान लो एक्स में कुछ जोड़ दिया, एक्स प्लस ए, या ए हटा दो 30 डिग्री कर देते हैं मान लो। अगर तुमने 30 डिग्री जोड़ा तो पूरा का पूरा ग्राफ पीछे की तरफ 30 डिग्री मूव कर जाएगा, और जहां तुमने इसमें 30 डिग्री घटा दिया तो ये ग्राफ पूरा का पूरा आगे 30 डिग्री बढ़ जाएगा। चला जाएगा। समझ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो हम करते हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स से ग्राफ हमको अच्छे से पता है। ठीक है, y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ पता है मुझे, -1 से 1 के बीच में होता है, -1 to 1। ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे प्लॉट किया मैंने साइन एक्स को, और इधर प्लॉट किया है x को डिग्रीज में। अगर कोई बच्चा y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 30 नहीं और बड़ा ले लेते हैं, मान लो 90 डिग्री कर देता है, आसान हो ग्राफ बनाने के लिए, इसीलिए वैल्यूज दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे कोई भी डिग्री रहे वही काम होगा। -90 डिग्री दे रहा है तो हमारा थ्योरी कह रहा है ये ग्राफ पूरा का पूरा किधर शिफ्ट करेगा, राइट की लेफ्ट? राइट। राइट, हमेशा पॉजिटिव साइड। उल्टा है, यहाँ नेगेटिव तो आगे ही पॉजिटिव चला जाएगा। राइट में ये ग्राफ पूरा पूरा शिफ्ट हो जाएगा, शेप में कोई चेंज ग्राफ के नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये ग्राफ जो यहाँ से शुरू हो रहा था, अब ये ग्राफ 0 उसका यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो ऐसे, जहाँ पे ये 0 था वहाँ पे भी 90 डिग्री देगा, यहाँ पे पूरा का पूरा ग्राफ ही समझ रहे हो ना, शिफ्ट हो जाता है। देखो ये देखो, हो गया, आगे शिफ्ट हो गया 90 डिग्री से। यस। ठीक है, तो ये होता है अगर तुमने x में ही छेड़छाड़ कर दिया, x को आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है ना, इनपुट को क्या कहा जाता है? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में छेड़छाड़ करोगे तो ऐसे ही ग्राफ शिफ्ट होगा। देखो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले जो 0 वैल्यू आ रहा था वो x बराबर 0 पे आ रहा था,